हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि गेट 24 कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट में कंप्यूटर साइंस और डीए की क्लासेस होती हैं। और आई गेट रिजल्ट की वजह से ही जाना चाहता है क्योंकि हम लोग जेन्युइन रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जेन्युइन का मतलब ये हुआ कि हमारा कोई कंट्रोवर्शियल रिजल्ट में नहीं रहता है और कोई फेक रिजल्ट नहीं रहता है। सब हमारे बच्चे हैं, हमारे पास पढ़े हुए बच्चे हैं और सब कॉलेज में रहते हुए लगभग ज्वाइन कर चुके रहते हैं, चूँकि एक माहौल है। और जो आई गेट को जानता है उसको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसी अभी जो 24 का रिजल्ट आया है उनमें से एक टॉपर हमारे बीच में अवेलेबल है और वैभव इनका नाम है। वैभव जो है बीआईटी दुर्ग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। इनका ब्रांच आईटी है। तो आईटी के बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस साल और इनकी जो रैंक है 370 है, 370 है। इनसे मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैसे इन्होंने मोटिवेटेड रहे, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया और कैसे विद इन 500 के अंदर में फाइनल ईयर के अंदर में रिजल्ट लेके आए। और फाइनल ईयर के अंदर में 370 रैंक लाना मतलब बड़ी बात होती है। तो वैभव, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी फैमिली को बहुत बधाई कि आपने कड़ी मेहनत किया इन 2 सालों के अंदर में। और मैं आपको पढ़ते हुए देख रहा था क्योंकि आप कोचिंग के बगल में ही रूम लेके रहते हैं और हर दिन हम लोग मिलते थे क्योंकि आप पानी लेने आते थे यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी मेहनत करते हुए देख रहा था मैं और लग रहा था नहीं ये बच्चा कर लेगा। तो सबसे पहले आपको बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। तो अब थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड पे चलेंगे पहले कि आपके फैमिली में कौन कौन है और पापा क्या करते हैं। सर, सबसे पहले मेरा नाम वैभव कटेन्द्र, जैसे आपने बताया था। मेरे पापा का नाम उपेंद्र कुमार कटेन्द्र और मेरी मम्मी का नाम उषा कटेन्द्र। तो सर, मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं मिडिल स्कूल में खपरी में और मेरे एक छोटे भाई भी हैं शुभम कटेन्द्र जो एनआईटी रायपुर में भी आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। ओके। तो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आपके जो बचपन का है जो स्कूलिंग है वो कैसा था और क्या आप स्कूलिंग लेवल से ही बहुत अच्छे थे पढ़ने में? कैसी जर्नी थी आपकी 9, 10, 12 और किस स्कूल से आपने पढ़ा था? सर, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बोरई का स्टूडेंट हूँ। सर, हमेशा से मेरिटियस था मैं। फर्स्ट, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक में हमेशा मैं क्लास में रहता था और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था सर जवाहर नवोदय विद्यालय में। 10th में कितना परसेंट था और 12 में कितना परसेंट? सर, 10th में मेरा 10 CGPA था और 12th में 89% था। ओके। तो उस समय भी रहता है ना, हम लोग चूँकि मिडिल फैमिली से रहते हैं तो मिडिल फैमिली का बहुत ही सपना रहता है कि हमारा बच्चा आईआईटी जाए। चूँकि आईआईटी का एक मतलब बोलते हैं ना लोगों के बीच में नशा है कि हर पेरेंट को लगता है यार हमारा बच्चा आईआईटी जाए, टॉप एनआईटी में जाके पढ़ाई करे। तो उस समय उस इन्वायरमेंट में कैसे थे आप? आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, क्या कैसे था? सर, जेएनवी में हमेशा से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता था क्योंकि जेएनवी एक कोलैबोरेटिव स्कूल है। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जेएनवी का नाम बहुत फेमस है। तो वहाँ के स्टूडेंट्स को हमेशा मेरिटियस कंसीडर किया जाता था। तो वहाँ पर भी हम अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स दूसरे स्कूल के साथ कम्पीट करते थे कि इस दूसरे स्कूल से हमारे यहाँ इतने बच्चे ने सिलेक्ट हुआ है ऐसा करके। तो हमारे यहाँ भी ये वाला कल्चर था कि हमें भी अच्छे परसेंट लाने हैं 12th में और अच्छा जेई में भी परफॉर्म करना है। और सर, हमारे स्कूल से भी बहुत ज़्यादा हमेशा से ही जेई में परफॉर्मेंस अच्छा रहता था। हाँ, मैंने भी सुना हुआ है कि आपके यहाँ पर भी और अच्छी जगह पर गवर्नमेंट के अंदर में अच्छी जगह पर है और प्लस आईटी जे भी तो जाते हैं बच्चे आपके यहाँ पर। तो फिर आपका उस समय आईटी में कितना आपने क्या ड्रॉप वगैरह लिया था कि सीधा फिर बीआईटी आ गए थे? सर, एक्चुअली मैंने 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने कोई कोचिंग पर्टिकुलरली नहीं ज्वाइन कर पाया था क्योंकि वहाँ हॉस्टल में हमारे यहाँ ज़रूर कोचिंग को बाहर से बुलाया जाता था। सैटरडे संडे वीकेंड्स में हमारी क्लासेस जरूर चलती थी। तो लेकिन सर, जेई में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रह पाया था मेरा। कुछ मार्क्स से मैं दोनों में जेई मेंस और जेई एडवांस में मैं लैग कर गया था। तो उसके बाद सर मैंने बीआईटी ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद फिर वापस वो आईआईटी का जो ड्रीम था उसके बाद मैंने फिर आईगेट ज्वाइन किया। तो कैसे आपको जब बीआईटी आप आ गए तो आपको पहले से आइडिया था कि मुझे सीएस और आईटी में ही जाना है? जी सर, पहले मुझे एनआईटी रायपुर में लोअर ब्रांचेस मुझे ऑफर हो रहे थे, लेकिन क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस में हमेशा से इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरा 11th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था, तो वहाँ से कोडिंग में अच्छी इंटरेस्ट आ गई थी। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ता हूँ और कंप्यूटर साइंस में ही अपनी डिग्री कंप्लीट करता हूँ। तो जैसे बीआईटी दुर्ग आप आए तो आप जो कि 2 कल्चर रहता है बेसिकली और 2 ग्रुप भी बटे रहते हैं। मतलब हमको लगता है 3 टाइप के ग्रुप रहते हैं। एक ग्रुप तो ऐसा रहता है जिनको कुछ करना ही नहीं हो, कॉलेज को एंजॉय करना है। और एक ग्रुप रहता है कि हमें सिर्फ कोडिंग करना है, कोडिंग को अच्छा करके एक जॉब ले लेना है। और एक ग्रुप ऐसा रहता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, चाहे वो गेट हो, चाहे वो कैट हो, चाहे कोई और अदर एग्ज़ाम्स हो। तो 3 टाइप के ग्रुप बनते हैं। चूँकि मैं कॉलेज में रहा हूँ और पढ़ाया हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पे कुछ लोग बस मस्ती में ही रहते हैं, 4 साल एंजॉय करेंगे फिर देखेंगे क्या करना है जीवन में। तो आपका मतलब किस था कि मिक्सिंग था या सिर्फ गेट ही था कि कोडिंग प्लस गेट था, कैसे था आपका?
सर इसके लिए ना हम पहले स्टोरी में मतलब हम मेरे बैग्स में आते हैं। सर मैंने ना 10th क्लास में एक वीवीएम करके एग्ज़ाम हुआ था, हमारे नवोदय में ही इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो उसमें सर मैंने स्टेट लेवल में सेकंड रैंक आई हुई थी मेरी, और उसके बाद मैं नेशनल लेवल में आईआईटी दिल्ली में मेरा कैंप लगा था 5 दिन का। तो सर वहाँ जब मैं आईआईटी दिल्ली गया, और उस समय मैं 16 साल का था, 16-17 साल के बच्चे के लिए आईआईटी की लाइफ देखना, आईआईटी के बारे में पता चलना, उनको लोग देखना। सर मैंने वहाँ के ग्राउंड्स देख के ही मुझे, क्योंकि मुझे फुटबॉल से भी बहुत ज़्यादा प्यार है, वहाँ 3-3 फुटबॉल ग्राउंड्स मैंने देखे, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ मेरे पापा भी मेरे साथ गए हुए थे, उन्होंने यही बोला बेटा आना है तो यहीं आना है, तुम देख लिए लाइफ यहाँ की। तो उस समय से मुझे आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी से बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट हो चुकी थी, इसलिए फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बट क्योंकि कुछ रीज़न से थोड़े लैक हो गए थे मेरे जेई में, लेकिन फिर मैंने फर्स्ट ईयर क्योंकि हमारा कोविड बैच था, इसलिए ज़्यादा टाइम मुझे पास फर्स्ट ईयर में था नहीं। उसके बाद मैंने सेकंड ईयर से ही ये सोच लिया था कि मुझे आईआईटी के लिए ही कुछ करना है। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, कैट और गेट के। फिर मैंने नोटिस किया कि आई थिंक मुझे कोडिंग में अगर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं गेट ज़्यादा प्रीफर कर सकता हूँ, मैं गेट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। इसलिए सर फिर मैंने बिना सोचे सीधा आई गेट में ज्वाइनिंग ले ली थी। तो आई गेट ही क्यों? सर आई गेट के बारे में सबसे पहले मुझे मेरे स्कूल के सीनियर से ही पता चला था। उन्होंने भी यहाँ से पढ़ाई की है और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था अपने टाइम पे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आई गेट जाना। सर सबसे पहले तो मैं यहाँ जब आया था तो डेमो लेक्चर मैंने अटेंड की थी यहाँ पर, तो सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर चल रहा था। तो मुझे सर फर्स्ट डे में ही समझ में आ गया था कि मुझे यहीं पढ़ना है, यहीं से मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है, इसलिए फिर मैंने फर्स्ट डे ही आई गेट ज्वाइन कर लिया था। तो आपने पूरा ऑफलाइन पढ़ा कि किस मोड में थे आप यहाँ पर? सर स्टार्टिंग मैंने ऑफलाइन मोड से ही स्टार्ट की थी, क्योंकि ऑनलाइन मोड में कई बार ये होता था कि हमेशा हमारे लिए सीटिंग हो नहीं पाती, कई बार हम उतने ज़्यादा अपने आप को बैठा नहीं पाते, इसलिए फिर मैंने स्टार्टिंग ऑफलाइन मोड से की थी। लेकिन फिर क्योंकि हमको 1 साल अगले साल में ही प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये 2 साल की जर्नी है, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग को जल्दी भी करनी होती है, इसलिए मैंने फिर हाइब्रिड मोड में स्विच किया। आधे क्लासेस मैं ऑनलाइन में करता था, उसके बाद फिर मैं जो हमारे ऐप है आई गेट का जो ऐप है, उससे भी बहुत सारे मैंने सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में कवर कर लिए थे। कितने सब्जेक्ट आपने 6 सेमेस्टर तक कवर कर लिए? सर 6 सेमेस्टर में मेरे 7 सब्जेक्ट्स हो चुके थे सर। तो 6 में आप क्वालिफाई कर गए थे? यस सर, 6 सेमेस्टर में मेरा क्वालिफिकेशन हो गया था पिछले साल के गेट में। ओके, फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अब कर सकते हैं। यस सर। तो फिर आप फाइनल ईयर में कैसे प्लान बनाए कि अब अच्छा परफॉर्म करना है? सर फाइनल ईयर मतलब जो 2023 का जो फेलिसिएशन था, उसमें मैंने अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हुए देखा था, तो उस समय थोड़ी सी टीस रह गई कि यार मैं थोड़ा सा और कर सकता था, मैं थोड़ा सा और मेहनत डालता, मैं थोड़े और टेस्ट सीरीज़ लिखता, तो शायद मैं भी उनकी जगह क्वालिफिकेशन की जगह मैं शायद रैंकर होता। तो उसके बाद जैसे ही फेलिसिएशन हुआ था, मैं अगले दिन से ही वापस से तैयारी में जुट गया था और सीधा ऑफलाइन ऐप खोला था, और चारों सब्जेक्ट मेरे जो बचे हुए थे उसको मई तक मैंने ख़त्म कर लिया था सर। और फिर उसके बाद आप PIQ वगैरह के बारे में कैसे प्लान किया आपने? सर मैं स्टार्टिंग से ही PYQ हमेशा जैसे ही सब्जेक्ट्स खत्म होते थे, इवन सर मैं कई बार जब टॉपिक्स ही खत्म होते थे तो ही PYQ बनाने लग जाता था, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता था कि जब PYQ अगर हम सॉल्व करने लग जाए तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमने कितना कॉन्सेप्ट ग्रैस्प किए। अगर मुझे PYQ समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर मैं नहीं बन पा रहा हूँ तो आपसे डाउट पूछता था, और कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर अगर नहीं हो पा रहे तो बुक्स की भी हेल्प लेता था, रेफरेंस बुक्स की। ओके, तो कभी ऐसा नहीं हुआ, चूँकि कॉलेज भी स्टार्ट हो चुके थे आपके, और कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज का असाइनमेंट, कॉलेज पे अटेंडेंस का प्रॉब्लम, और फिर साथ में गेट, कैसे मैनेज किया इस सब चीज़ों को आपने? सर कॉलेज का थोड़ा सा बहुत प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन हमेशा क्योंकि यहाँ आई गेट में हमारी सुबह क्लासेस चलती थी, तो सुबह क्लासेस के बाद मैं तुरंत अटेंडेंस के लिए पहुँच जाता था आई गेट BIT में। एंड सर वहाँ अटेंडेंस के बीच में अगर मुझे जैसे सेम मेरा सब्जेक्ट चल रहा है COA, अगर मैंने यहाँ पढ़ के गए हैं तो वहाँ के COA क्लास में यहीं के नोट्स में रिवाइज कर लेता था, तो टीचर्स को भी उतनी ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती थी इस चीज़ से। असाइनमेंट्स के लिए भी अगर थोड़ा बहुत हम लोग अपना टाइम मैनेज कर ले शाम के टाइम में, तो सर वो भी मैं ख़त्म कर लेता था। एंड सेम के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, बट फिर भी वो मैनेजेबल हो जाता था। जैसे बहुत सारे बच्चों को रहता है यार अब कॉलेज लाइफ में आ गए, स्कूल लाइफ में नहीं है, तो कॉलेज को एंजॉय करना है भाई, घूमने जाना है, टहलने जाना है, ग्रुपबाजी भी थोड़ी सी रहती है और इससे बुरा भी नहीं है। तो इस तरह सा आपने नहीं किया कि चलो घूम टहल के आते थे, मस्ती वस्ती करके आते? नहीं सर, क्योंकि जेई टाइम में मुझे ये समझ में आ चुका था कि जो गलतियाँ जेई में मैंने की हुई हैं उन गलतियों को मैं रिपीट नहीं कर सकता गेट में। इस वजह से मैंने जितनी भी गलतियाँ से मेरा गेट में सक्सेस का रीज़न शायद जेई का फेलियर भी है एक तरह से। जेई में जो भी मेरे साथ लैक हो गया था उन सबको मैंने गेट में कवर किया, और ये वाली फीलिंग थोड़ी बहुत तो कभी ना कभी आती ही थी। कभी कोई ओकेशंस हो रहे हैं, कभी फेयरवेल पार्टी हो रही है, तो कभी कभार छोटा मोटा मैं अटेंड कर लेता था, बट ज़्यादातर मैं मोटिवेटेड रखता था अपने आप को कि ज़्यादा मुझे उन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ना है। अपनी पढ़ाई जो आज का मैंने टारगेट लिया हुआ है उसको ख़त्म करना है, उसके बाद अगर मुझे पास थोड़ा बहुत अगर टाइम बच जा रहा है तो ज़रूर मैं कुछ कर सकता हूँ। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपको यहाँ पे, क्योंकि अभी ऑनलाइन की दुनिया बहुत तेज़ी से
भाग रही है और ऑनलाइन के अंदर में बहुत से टीचर्स बहुत सारे वादे कर देते हैं बच्चों के साथ में। ठीक है, बोल देते हैं कि हम आपका टाइम टेबल बना के देंगे, हम आपको हर 15 डेज़ में आपका फीडबैक लेंगे। एक्चुअली में वो सब प्रैक्टिकली होता नहीं है, लोग बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो सबको बोलता हूँ भाई अपना टाइम टेबल आप खुद बनाइए, उस टाइम टेबल में कुछ प्रॉब्लम है तब मुझसे आप मिलिए। आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाते थे कि कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, कितने आवर डेली पढ़ना है, कितना टाइम PIQ को देना है, कब टेस्ट देना है? सर स्टार्टिंग से ही आपने ही हमें ये सिखाया था कि सबसे पहले हमें अपने लेक्चर्स ख़त्म करने हैं। लेक्चर्स ख़त्म करने के बाद जब हमारे सब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाए, जब हमारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद हमें PYQ सॉल्व करने हैं। जैसे ही हम PYQ पूरी तरह से सॉल्व कर लें, उसके बाद उस आंसर्स को हम एनालाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि PYQ सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट PYQ से भी हमारे क्लियर हो जाते थे। जो लेक्चर्स में छूट जा रहे हैं या लेक्चर्स में हम ग्रेस्प नहीं कर पा रहे हैं, वो PYQ से भी क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से वो हम ग्रेस्प कर लेते थे। उसके बाद सर हम टेस्ट सीरीज़ दिलाते थे, तो टेस्ट सीरीज़ से भी ये आइडिया लग जाता था कि हमें कितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, हम कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं टाइम लिमिट के अंदर, क्योंकि PYQ में हमें टाइम लिमिट नहीं होती थी। तो टेस्ट सीरीज दिलाने के बाद फिर हमें रियलाइज़ होता था कि हमारा सब्जेक्ट्स कितना कवर हुआ है। कितने मॉक आपने दे दिए होंगे? सर मैंने करीब 40 के मॉक दिए हैं। वेरी गुड। और आपका मिनिमम नंबर कितना था? कितने मार्क्स सबसे मिनिमम आया और मैक्सिमम कितने आए आप? सर मेरे मिनिमम नंबर 48 आए हुए थे और मैक्सिमम सर 72 आए थे। 70। और गेट में कितने आए आपके एक्चुअली? सर गेट में 66.87 नंबर आए हैं मेरे। वेरी गुड। तो आपको उस 3 घंटे के अंदर आप, अच्छा पहले ये पूछना चाहूँगा मैं कि जब आप फाइनल ईयर में एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे गेट में, कोई घबराहट तो नहीं थी? नहीं सर, क्योंकि मॉक टेस्ट मैंने इतने सारे दिलाए हुए थे, क्योंकि मैं लगभग जनवरी महीने में ही हर रोज़ 2-2 मॉक टेस्ट या सिंगल मॉक टेस्ट मैंने दिलाए हुए थे। तो मुझे आइडिया लग गया था कि मैं इतना परफॉर्म ज़रूर करने वाला हूँ, बस मुझे अपने डर पे काबू रखना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा कि वो मॉक टेस्ट ही नहीं दिला रहे हैं, क्योंकि वो शायद डर जा रहे हैं कि कम नंबर आए। कम नंबर मेरे भी कई बार आ जाते थे, लेकिन सर मैं फिर कोचिंग आ जाता था, आपसे ही बात करता था, आप भी हमें बहुत मोटिवेट करते थे कि नंबर से, टेस्ट सीरीज़ के नंबर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप एट द एंड वहाँ जाके क्या परफॉर्म करेंगे, उस 3 घंटे में अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे। तो वही चीज़ मैंने उस दिन ये सीख लेके रखी थी। मैंने अपने आप को वहाँ पर बहुत काम रखने की कोशिश की थी और सारे क्वेश्चन धीरे धीरे, सबसे पहले सर बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर का भी वहाँ पर ऑप्शन होता है। सबसे पहले हमें 5 मिनट देके वो क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर जब हम पढ़ ले तो हमें आइडिया हो जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है, मुझे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और सर मेरे साथ शायद ये भी होता है कि अगर मैं क्वेश्चन को देख लूँ तो बैक ऑफ द माइंड वो चलते रहता है कि हाँ वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन शायद ऐसे सॉल्व होगा, तो वो टाइम भी बहुत बार मेरे लिए बच जाते थे। तो आप जब गए वहाँ पे, पेपर ओपन हुआ, तो 3 घंटे की जर्नी कैसी थी आपकी? सर स्टार्टिंग में थोड़े से, क्योंकि मेरा शिफ्ट 2 था, स्टार्टिंग में बहुत सारे 1 नंबर के क्वेश्चंस मैंने पहले टेक्निकल पार्ट से स्टार्ट किया था। टेक्निकल पार्ट में बहुत सारे 1 नंबर के क्वेश्चंस में सर MSQ बहुत सारे आए हुए थे। तो MSQ क्योंकि थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं, थ्योरेटिकली थोड़ा सा उनमें टिक करना मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा घबराहट हो रही थी। लेकिन मैंने, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर पहले देखा हुआ था, मुझे पता है कि 2 नंबर क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे आते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स मुझे लग रहे थे कि मैंने टेस्ट सीरीज़ में, मैंने PYQ में वैसे कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैं घबराया नहीं उस 1 नंबर के क्वेश्चन में। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, फर्स्ट फेज़ मैंने खत्म किया। सर मैं फेज़ वाइज क्वेश्चन सॉल्व करता कि हाँ फर्स्ट फेज़ में मेरे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे जिसमें मैं 100% करेक्ट हूँ। उसके बाद सर फर्स्ट फेज़ के बाद मैं सीधा एप्टी राउंड में गया। एप्टी राउंड मेरा सर बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे सारे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में ही बन गए थे, तो उससे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे 13 से 15 नंबर श्योर हो चुके हैं यहाँ पर। इसलिए सर वापस जब मैं सेकंड बनाने के लिए गया, सेकंड फेज़ में टेक्निकल के पार्ट में गया, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे साथ था, तो मुझे डर आखिरी तक नहीं लगा सर। मतलब आपने एंजॉय किया कुल? यस सर, वो 3 घंटे मैंने बहुत एंजॉय किए। जब बाहर निकले तो क्या फील हुआ आपको? सर बहुत खुश फील हो रहा था, क्योंकि पेपर ज़रूर टफ लग रहा था, लेकिन एट द एंड मैंने 57 नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, तो मुझे ये ज़रूर रियलाइज़ हो चुका था कि हाँ अच्छे जगह मैं आने वाला हूँ। और दिन आप लोग रात में भी आए थे, मिले थे? जी सर। और बोले भी थे सर लग तो रहा है हो जाएगा? यस सर। तो जब रिजल्ट आया और आपने 370 रैंक देखा तो कैसा फील हुआ? सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, वो जो सपना था वो वापस आते हुए दिखा, वो कॉन्फिडेंस था वो वापस मुझे आते हुए दिखा। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था, थोड़े बहुत आंसू भी आ चुके थे मेरे लिए, जब मैं आपसे भी मिला था तो थोड़े सा इमोशनल मैं उस समय बहुत ज़्यादा हो गया। वो तो रहता है, तो खुशियों के आंसू आते ही है। यस सर। जो कि एक सक्सेस, बड़ा सक्सेस आपको मिलता है। यस सर। आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपका? सर अभी तो मास्टर्स करने का मैं सोच रहा हूँ, एमटेक अभी मैं 2 साल का कोर्स कवर करूँगा, उसके बाद सर प्लेसमेंट्स के लिए थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा। ओके। और आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं और पूरे इंडिया के बच्चे आपको देख रहे हैं, आप इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या गलतियाँ ना करें?
सर सबसे पहले इस साल अगर मैंने किसी का रिज़ल्ट बिगड़ते हुए देखा है तो एक ही प्राइमरी रीज़न था, डर। लोग टेस्ट सीरीज़ दिलाने से डर जाते हैं, लोग लेक्चर्स आने से डर जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनको लगता है कि समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सर हमारे यहाँ ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप एक बार ही लेक्चर्स आ सकते हैं। हम आईगेट में बहुत बार, जितनी बार हम चाहें ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, हम अपने लेक्चर्स को रिपीट कर सकते हैं। तो एक बार में हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है, चीज़ों को सीखना है। कई बार ये होता है कि एक फेज़ ख़त्म होने के बाद अगर हम दूसरे चैप्टर में जाते हैं तो पहला चैप्टर वो लिंक होने लग जाता है, तो फिर हमें चीज़ें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाती है। अगर वहाँ भी नहीं हुई तो पीवाईक्यू से बहुत सारे क्लियर हो जाते हैं। और सर जब टेस्ट सीरीज़ लोग दिलाते हैं तो वहाँ भी अगर हमें स्टार्टिंग में कम नंबर आ जाए तो वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो हम फिर उस घबराहट को हमें मैनेज करना है, फाइनल डे भी हमें भी नहीं घबराना है। और सर यही मेरा मंत्र था कि मुझे डर पे अपने कंट्रोल रखना है। तो आप प्लेसमेंट की तरफ क्यों नहीं सोचे कि चलो बीआईटी प्लेसमेंट भी होता है, कोडिंग कर लेते हैं, कोडिंग के साथ प्लेसमेंट ले लेंगे, और गेटी क्यों सोचा आपने? सर एक सीख मैंने जेईई में ये सीखी हुई थी कि दो नावों पे हमें पैर नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक जगह अगर हमने फोकस किया हुआ है, एक जगह अगर मैंने कमिटमेंट दी हुई है तो उस जगह ही मुझे अपना फुल कमिटमेंट के साथ, अपने फुल फोर्स के साथ मुझे वहाँ पर लगना है और उसकी प्रिपरेशन करती रहनी है। अगर हम दूसरे तरीके से जाएंगे तो वो टाइम मैं जहाँ वहाँ दे पा रहा हूँ वो टाइम मैं गेट को नहीं दे पाऊँगा। इस वजह से सर मैंने फिर, क्योंकि बहुत सारा कम टाइम होता है हमारे पास, 6 महीने बचे थे मेरे पास रिवीजन के लिए, अपने सब्जेक्ट्स खत्म करने के लिए, और बार बार टेस्ट सीरीज़ दिलाते हुए मुझे ये रियलाइज़ होता कि हाँ कहीं कुछ कम नंबर हैं, कहीं कोई सब्जेक्ट में लैकिंग है तो उनको भी मुझे कवर करने हैं, मुझे वापस लेक्चर्स देखने हैं, मुझे वापस पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। सर उतना टाइम मुझे पास बचा भी नहीं था कि मैं प्लेसमेंट्स के लिए उतना फोकस कर पाऊँ। फोकस करो, ठीक है ठीक है। तो आप अभी जैसे अब तो रिजल्ट आ ही चुका है आपका, और मतलब आपको आईआईटी भी मिल जाएगा और ओल्ड आईआईटीज़ मिल जाएगा, 101% है। और अगर आप एमटेक की तरफ भी जा सकते हैं, इवन आप यूसूस में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास चॉइस, मल्टीपल चॉइस रहेगी, तो जहाँ भी आपका मन करे वहाँ पे जा सकते हैं। और बहुत अच्छा सक्सेस है ये कि आप, सबसे अच्छी बात है कि आप कॉलेज में रहते हुए, कॉलेज को मैनेज करते हुए, बिना ड्रॉप ले हुए आप फाइनल में बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया है। तो घर वाले कैसा फील कर रहे हैं? सर घर वाले बहुत खुश हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि पापा का ही ये सबसे ज़्यादा ड्रीम था कि मैं आईआईटी जाऊँ। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हुआ था स्टार्टिंग से ही, खास करके जब जेईई का फेलियर आया था तो उन्होंने ही, अगर हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं तो हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे मम्मी पापा को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगा कि उनकी वजह से ही, अगर वो ना होते तो शायद जेईई के बाद मैं टूट जाता, मैं उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाता। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा अगले एग्जाम्स आएंगे, अगले एग्जाम्स में तुमको परफॉर्म करना है, और सर परफॉर्मेंस मेरी अच्छी आ रही है। गेट में कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत प्यारा लगता है? सर सी प्रोग्रामिंग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कोडिंग से थोड़ा बहुत मेरा रिलेट कर पाता हूँ। और डरावना सब्जेक्ट कौन सा लगा? सर सीएन थोड़ा सा मुझे तकलीफ देता था। बाकी सब में मज़ा आया? यस सर। आई गेट में कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी? सर ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई है कि मुझे आईगेट की सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ यही थी कि हम सीनियर से, अपने एल्यूमिनाई से जब चाहें, जैसे चाहें, वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। सर हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, हमारे बाकी फैकल्टी मेम्बर्स हमारे लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। हम बहुत ईजी है हमें अपने एल्यूमिनाइज और अपने टीचर से कनेक्ट कर पाना। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेटिंग चीज़ थी। मैं जब अपने सीनियर से सीखता हूँ, हम अपने सीनियर से ही सीखते हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या नहीं किया था। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए आईगेट की सबसे खास बात थी, क्योंकि एल्यूमिनाई नेटवर्क हमारे आईगेट का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम हमारे सीनियर से एज अ बॉन्ड कनेक्ट होते हैं। वो हमारे सीनियर्स नहीं, वो हमारे बिग ब्रदर हैं जो हमें हमेशा सपोर्ट और मोटिवेट करते रहते हैं। तो अभी जैसे आपका मैं देखूंगा, आपका गांव ही आसपास ही है, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? सर 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर है, लेकिन आप अप डाउन नहीं करते थे और आपने कोचिंग के बगल में रूम ले लिया था। इसके पीछे क्या रीज़न था? सर एक तो छोटी सी रीज़न ये थी कि गांव में फैसिलिटीज़ थोड़ी कम हो जाती हैं। वहाँ जैसे अगर मुझे ऐप देखना है तो वहाँ नेटवर्क का इशू थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन सर सबसे मेन रीज़न था कि मुझे कोचिंग के पास आना है, मुझे इस माहौल में रहना है, क्योंकि कोचिंग के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो हम उस माहौल में रहते हैं कि हाँ हमें मोटिवेटेड रहना है, हमें पढ़ाई करनी है। दूसरी सबसे खास बात सर, मैं आपसे जब चाहूँ तब कनेक्ट कर पाता था। ये सबसे मेरा प्राइमरी रीज़न था सर। और ऐसा कुछ आप बताना चाहते हैं जो शायद मेरे मन में उसका क्वेश्चन नहीं है, और लेकिन आप बताना चाहते हैं, बोल सकते हैं। सर अगर मेरे मन में आईआईटी को छोड़ के अगर मेरे पास और कोई अगर ड्रीम हो तो पापा की वजह से ही ऑफ कोर्स, तो मुझे इसरो का ड्रीम बहुत ज़्यादा है सर। अगर मैं ज़रूर इसरो में अभी ट्राई करूँगा जब भी मेरा एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम्स आएंगे, और अगर वहाँ मेरा सिलेक्शन होता है तो ज़रूर उसको कंसिडर करूँगा।
वेरी गुड, अच्छा है, मिलेगा ये भी ऑप्शन आपको, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम निकल जाता है कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहता है। Yes. और एक बार गेट निकला है तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कि आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस किया, काफ़ी चीज़ें आपने डिस्कस कर दिया है। जूनियर्स को भी आपको आगे मोटिवेट करना है, क्योंकि अब आपकी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है। रैंकर्स बढ़ना तो ईजी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी बहुत बड़ा एक वर्क है। तो आपके जूनियर्स आपसे कनेक्ट होंगे, उनको प्रॉपर्ली गाइड करिए, मोटिवेट रखिए, जिससे कि वो भी आगे बहुत अच्छा करते रहे। आपको ऑल द बेस्ट, जो आप जीवन में चाहते हैं आपको मिले। और बच्चों, आपको भी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।